नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम जो है उत्तराखंड की जीके सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जो बीएस नेगी बुक है, उसका आज हम अध्याय नंबर 18 जो है पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम उत्तराखंड में जो संसाधन हैं ऊर्जा के और जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, उनके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा नीति से संबंधित जो सामान्य तथ्य है, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि गैर नवीकरणीय जो संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन वो कौन-कौन से हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन इसके तहत जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आती है, ठीक है? और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जो है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा आदि जो है आते हैं। अब गैर नवीकरणीय संसाधन किन्हें बोलते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बनने में जो इसे हजारों लाखों वर्ष जो है लगते हैं। जैसे कोयला है, तो कोयले की खान एक बार खत्म हो जाएगी या पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कई कई लाखों वर्षों के बाद तो ये बनता है, ठीक है? और जो नवीकरणीय संसाधन है, इसमें वही जैसे सूर्य है, सूर्य से हम ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है? तो सौर ऊर्जा है तो सूरज तो धूप तो दे ही रहा है ना, पवन है, हवा तो चलेगी। तो ये जो कैसे होते हैं कि अगर ये खत्म हो जाए एक बार, ठीक है? नवीकरणीय ऊर्जा जो है, ये खत्म होने के बाद भी दोबारा खुद ब खुद ठीक ठीक हो जाती है और खुद ब खुद जो है बनती रहती है। तो इन दोनों में आपको समझ अंतर आ गया होगा समझ कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये वो संसाधन है जो सीमित मात्रा में है पृथ्वी पे, ठीक है? और एक बार खत्म होने के बाद जो है इसको बनने में दोबारा बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों वर्ष, हज़ारों वर्ष जो है लगते हैं, ठीक है? और नवीकरणीय संसाधन क्या है कि कम समय में फिर से बन जाते हैं, ठीक है? जैसे हवा, सूर्य ये सारे। तो इसमें यही आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ठीक है? नवीकरणीय संसाधन में। तो इतना आपको अंतर समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो अधिकांश जो है छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। नदियाँ बहुत है उत्तराखंड में, ठीक है? छोटी-छोटी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जल विद्युत की जो है व्यापक संभावना है और साथ ही साथ क्या है, संभावनाएँ बहुत है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे बाँध जो बनाए जाएँगे, तो खतरा भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा भूस्खलन यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होगी। लेकिन हम पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि संभावनाएँ बहुत है, छोटी मतलब क्योंकि छोटी-बड़ी नदी यहाँ पे बहुत है। और होता क्या है कि जब यहाँ पे किसी भी राज्य में या कहीं भी, ठीक है, जो मतलब वहाँ पे बिजली उत्पादित करी जाती है या कोई भी ये जो है मतलब जो ये योजनाएँ बनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि 12% की जो है निःशुल्क बिजली नियम है इसमें, रॉयल्टी बोलते हैं इसे, 12% रॉयल्टी या 12% जो है मुफ्त बिजली जो है इसमें मिलती है। जैसे केंद्र के या राज्य के जो या फिर अन्य राज्यों के द्वारा जो विकसित करे जाते हैं यहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाते हैं या कोई भी परियोजनाएं बनाई जाती है, उसमें से क्या होता है कि राज्य को जो है रॉयल्टी के रूप में 12% जो है बिजली दी जाती है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर परियोजना का जो वर्गीकरण है वो कैसा करा जाता है कि 2 से 25 मेगावाट की जो परियोजनाएं होती है उनको लघु परियोजना बोला जाता है, ठीक है? यानी छोटी परियोजनाएं आती है 2 से 25 मेगावाट के मध्य, और 25 मेगावाट से जो बड़ी है उसे जो है बड़ी परियोजना बोला जाता है। इससे जो ऊपर की परियोजना है उसे बड़ी परियोजनाएं बोला जाता है, ठीक है? इस प्रकार जो है इसका वर्गीकरण करा गया। अब नवीकरणीय ऊर्जा की जो नीति है, इसकी घोषणा 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 2008 को जो है करी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नवीकरणीय ऊर्जा की जो नीति है, इसकी घोषणा 29 जनवरी 2008 को करी जाती है। इसके तहत क्या होता है कि 25 मेगावाट तक जो परियोजनाएं हैं, वो निजी या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भी विकसित करी जा सकती है, ठीक है? तो आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी कुछ परियोजनाएं ऐसी है जो कि अभी जो है निजी रूप से बनाई जा रही है और सामूहिक भागीदारी से भी बनाई जा रही है, ठीक है? तो ये जो नीति है, ये 2008 में बनाई गई। फिर 15 में क्या होता है कि लघु जल विद्युत परियोजना नीति है, 2015 की है, इसको बनाई जाती है। अब यह जो है 31 जनवरी 2015 को लागू करी जाती है, ठीक है? और इससे पहले की जो हमारी नीति थी 2008 वाली, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 को जो है प्रतिस्थापित जो है करती है, यानी इसको रिप्लेस करती है। तो इसके स्थान पे अब कौन सी नीति चलने वाली है? ये लघु जल विद्युत परियोजना जो नीति है 2015 की, ठीक है, ये चलने वाली है 2008 के स्थान पे। इसने जो है इसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। आगे चल के हम देखते हैं पिरूल नीति भी आती है उत्तराखंड में, ठीक है? ये क्या होता है कि चीड़ के पत्तों से जो बिजली बनाने के लिए 2018 में, अगस्त 2018 में राज्य सरकार ने ये नीति बनाई थी कि जो चीड़ के पत्ते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि दो फायदे होंगे हमारे। एक तो चीड़ के जो जंगल है वहां ये पत्तियां जब छोड़ता है अपनी, तो ये जल्दी से क्या करता है? आग पकड़ता है। एक तो इससे आग मतलब जंगल बचेगा, आग नहीं लगेगी। दूसरा क्या है? हमारी बिजली भी बन जाएगी। तो ये जो है मतलब स्थानीय लोगों से, जो वहाँ के लोग हैं, ये इससे जो है इनसे खरीदी जा रही थी ये पत्तियां, ठीक है? तो ये कब की नीति है? पिरूल नीति 2018 की है,
18 में ये लागू की गई थी। एक आता है रन ऑफ द रिवर तकनीकी। ठीक है, रन ऑफ द रिवर तकनीकी जो है वर्तमान में क्या है कि इसमें जल विद्युत परियोजनाएं जो है बनाई जा रही है। इसमें क्या होता है कि सुरंग प्रणाली का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, सुरंग के माध्यम से पानी निकाला जाता है और तब बिजली बनाई जाती है। इसे ही क्या बोला जाता है, रन ऑफ द रिवर तकनीकी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा विकास के हमारे प्रमुख जो संस्थान है, स्तंभ है, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से वह संस्थान है जो यहाँ पे जो है मतलब बिजली का उत्पादन करते हैं और बिजली बनाते हैं। अलग अलग जो है यहाँ पर संस्थान है, जैसे यूजेवीएनएल, इसे बोलते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है फरवरी 2001 में जो है करी जाती है। ठीक है, 12 फरवरी 2001 को करी जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो उज्जवल भवन देहरादून में है। और जो ये नाम है वर्तमान का, उज्जवल जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये जो है 2 जुलाई 2007 से ये जो नाम इसको मिला था, यानी इसका नाम जो है रखा गया। तो इतना आपको समझ आ गया कि उत्तराखंड जल विद्युत जो निगम लिमिटेड है 12 फरवरी 2001 का है, इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, फिर आता है दूसरा पिटकुल, यानी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल। इसकी जो स्थापना है 1 जून 2004 को करी जाती है और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, देहरादून में है। और ये जो है 132 केवी से ज्यादा जो क्षमता की बिजली है उसको सप्लाई करती है, उसका जो सप्लाई नेटवर्क बनाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पिटकुल के द्वारा। फिर है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे यूपीसीएल बोला जाता है शॉर्ट में। ये इसकी जो स्थापना है 2001 में करी जाती है और इसका जो भवन है ऊर्जा भवन वो भी देहरादून में है। ठीक है, और इसका जो नाम है, जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है गब्बर सिंह नेगी, इनके नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, और ये जो है 132 केवी से नीचे के जो सब स्टेशन है उनमें जो है कार्य करती है। ठीक है, और राज्य का एकमात्र बिजली लाइसेंसदारी है कौन सा है, वो जो है यूपीसीएल है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक जो आयोग है। ठीक है, ये सितंबर 2002 में बनता है और इसका जो मुख्यालय है वो माजरा देहरादून में है। और यह विद्युत अधिनियम जो 2003 के अंतर्गत जो है कार्य करता है। यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग जो है सितंबर 2002 का है और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। फिर है अगला है उत्तराखंड जल संस्थान। यह जो है 26 अगस्त 2002 को बनता है और इसका कार्यालय भी कहाँ है, देहरादून में स्थित। ठीक है, तो उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय कहाँ है, ये भी देहरादून में है और 26 अगस्त 2002 को जो है इसकी स्थापना करी जाती है। फिर अगला है इंपोर्टेंट है उरेडा। ठीक है, उरेडा या फिर इसे बोला जाता है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसकी जो स्थापना है जुलाई 2001 को करी जाती है। ठीक है, इसका मुख्यालय पटेल नगर देहरादून में है। अब इसमें क्या होता है कि 1 या फिर 2 मेगावाट तक की जो परियोजना है और फिर घराट है जो इनको अपग्रेड करने का कार्य करती है, या छोटी मोटी जो परियोजना है हमारी 1 से 2 मेगावाट तक की, एक तो ये परियोजना है और दूसरे जो हमारे घराट है उनको जो अपग्रेड करने का जो कार्य करती है। और दूर दराज के गाँव में स्ट्रीट लाइट और सोलर लालटेन वगैरह इसको पहुंचाने का जो कार्य करती है। और एकमात्र जो ये है सोलर प्लांट वगैरह लगाती है, इसकी जो है उत्तराखंड में नोडल एजेंसी के रूप में जो है कार्य करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सोलर प्लांट वगैरह लगाती है यहाँ पे, इसका जो है नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पे कार्य करती है उरेडा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है, जो प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की, उनके बारे में जो हम विस्तृत विवरण देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टिहरी बांध जल परियोजना के बारे में। अब टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है? ठीक है, टिहरी में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना का यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। और जो ये बांध बना हुआ है टिहरी बांध, इसकी जो ऊंचाई है 260.5 मीटर ऊंचाई है। कंक्रीट और पत्थर से बना हुआ बांध है जिसे कापर बांध भी बोला जाता है। और ये एशिया का क्या है, सबसे ऊंचा। ठीक है, एशिया का तो सबसे ऊंचा है, लेकिन वर्ल्ड का यानी दुनिया का जो है 4थे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो कापर बांध है पूरा जो है कंक्रीट पत्थर वगैरह से बना हुआ बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का जो है 4थे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। इसे जो है राष्ट्र के गांव की संख्या भी दे रखी है। ठीक है, राष्ट्र का गांव। और इसका जो जलाशय है, इसका आधिकारिक नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, जो इसका जलाशय है जहाँ पे जल रुका हुआ है, तो इसको जो नाम क्या दे रखा है, आधिकारिक नाम जो है
स्वामी रामतीर्थ सागर, और स्थानीय भाषा में इसे, स्थानीय जो नाम है इसका, ये जो है सुमन सागर है। ठीक है, तो स्थानीय नाम सुमन सागर है, आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। और इसका जो क्षेत्र है, ऊपर जल का जो क्षेत्र है, वो इसका जो क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर में ये जल जो है फैला हुआ है, ये डैम जो है बना हुआ है, एक तरीके से इसका जो जल रुका हुआ है। अब सबसे पहले इसकी जो परिकल्पना करी जाती है 1949 में, 1949 में यूपी की सरकार ने करी थी कि ये जो एसएसएम बांध बनाते हैं और यहाँ पे जो है बांध बनेगा। फिर योजना आयोग ने आगे चल के, योजना आयोग ने 1972 में इसे जो है स्वीकृति दी कि चलो भाई ठीक है, ये बांध बना लो, टिहरी बांध। और इसका जो निर्माण कार्य है 1978 में जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग ने जो है शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी कि परिकल्पना करी जाती है 1949 में यूपी सरकार के द्वारा, और इसको जो है योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी, 1972 में दी। और सिंचाई विभाग, उत्तराखंड की सिंचाई विभाग ने 1978 में जो है काम करना शुरू कर दिया था। पहले क्या था कि प्रारंभ में, शुरुआत में जो ये थी, ये 600 मेगावाट की जो है डैम था। ठीक है, 600 मेगावाट का ही यहाँ पे बनना था, लेकिन 1986 में रूस के साथ जो है समझौता होता है कि ये बांध जो है बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो भी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आते हैं उस समय, रूस के मिखाइल जो गोर्बाचोव है, ये भारत की यात्रा में आते हैं। तो यहाँ पे 1986 में इनके साथ समझौता होता है कि ये जो है बांध अब 2400 मेगावाट का बनाया जाएगा और रूस इसमें जो है हमारी सहायता करेगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है, 2400 मेगावाट जो है बिजली यहाँ पे उत्पादित होती है, जो ये डैम बना हुआ है। और शुरुआत में आपसे पूछा जाए तो 600 मेगावाट का था। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शुरुआत में जो इसकी जो क्षमता थी कितनी थी, 600 मेगावाट की क्षमता थी। अगला हम देखते हैं कि इसमें एक टीएचडीसी की जो स्थापना करी जाती है 12 जुलाई 1988 को। ठीक है, और इसने जो है, ये जो टिहरी जो बांध बन रहा है, इसमें जो है इसको जो है कार्यभार सौंपा गया 1989 को। ठीक है, टिहरी बांध का जो कार्यभार है इसे जो है 1989 में जो है सौंपा गया कार्य। तो टीएचडीसी की स्थापना कब होती है, ये होती है 1988 में। ठीक है, 12 जुलाई को। अब यह जो बांध है बनने वाला है 2400 मेगावाट में। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह जो है 2400 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, या इस प्रकार से एक जगह, इतना तो टफ है। तो इसको जो है 3 फेज में, यानी इसके 3 भाग बनने वाले हैं। पहला भाग है टिहरी बांध जो जल विद्युत परियोजना है, पहला वाला, इसमें जो है 1000 मेगावाट जो है बिजली उत्पादित करी जाएगी। ठीक है, 1000 मेगावाट का बनाया जाएगा। दूसरा बनाया जाएगा टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना, ये भी जो है 1000 मेगावाट की बनेगी। तो कितने हो गए, 2000 तो ये हो गए। और तीसरा जो है कोटेश्वर बांध, ठीक है, यहाँ पे बनाया जाएगा भागीरथी नदी पे, जो कि 400 मेगावाट का होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है टोटल कितनी होगी, 2400 मेगावाट जो है ये यहाँ से जो उत्पादित होने लग गया। तो इसको आपने ध्यान रखना है, 3 स्टेज में बना हुआ है। कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पे बना हुआ है 400 मेगावाट का। अब इसके जो प्रथम चरण की शुरुआत है, जो हम देख रहे हैं टिहरी बांध जो ये 1000 मेगावाट वाला है, इसका जो शुभारंभ है 30 जुलाई 2006 को जो है करा जाता है। ठीक है, इसका बनाने का जो है 30 जुलाई 2006 को करा जाता है। इसका जो डिजाइन है जेम्स ब्रून के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑल ओवर टिहरी बांध का डिजाइन ही इनको बोला जाता है, डिजाइनर ही इनको बोला जाता है, जेम्स ब्रून को, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब डैम तो बनना है, ठीक है, यहाँ पे भाई विरोध प्रदर्शन भी होंगे, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनने वाला है। कल के दिन यहाँ पे भूकंप आ गया। ठीक है, इसके नीचे तो बोला जाता है कि जो पर्यावरणविद है ये बोलते हैं कि इसके नीचे जो हमारी भ्रंश जो गुजरता है, यहाँ पे प्लेटें गुजरती है। कल के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि 2400 मेगावाट में कितना यहाँ पे इतनी बिजली उत्पादित होगी, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई। तो यहाँ पे आगे चल के क्या होगा कि विरोध प्रदर्शन भी शुरू होने लग गया। ठीक है, क्योंकि 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्र। ठीक है, 42 वर्ग किलोमीटर में मतलब क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे विरोध सबसे पहले जो है, सबसे पहले आवाज उठाते हैं जो राजमाता कमलेंदुमती शाह है, इनके द्वारा जो है सबसे पहले आवाज उठाई जाती है विरोध में कि ये जो बांध है यहाँ पे नहीं बनना चाहिए इतना बड़ा। फिर आगे चल के 1978 में बांध विरोधी समिति बनाई गई कि इसका जो हम विरोध करते हैं। कब बनती है, 1978 में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं विद्यासागर नौटियाल को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि बांध के विरोध में भी समिति बन गई 1978 में, और इसके अध्यक्ष कौन बने, विद्यासागर नौटियाल बने। फिर आगे चल के कोर्ट में भी ये जो है लड़ाई लड़ी गई 1979 में। ठीक है, वीरेंद्र सकलानी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, याचिका यहाँ पे डाली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1979 में। फिर आगे चल के 1991 में जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है, इनके नेतृत्व में
76 दिन तक, ठीक है, 76 दिनों तक जो है काम रुकवाया गया यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने जो है गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक साइकिल की यात्रा भी करी इसके विरोध में कि ये जो है बांध नहीं बनना चाहिए। तो तमाम प्रकार के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले राजमाता कमलेंदुमती शाह ने यहाँ पे आवाज उठाई। फिर जो है 1978 में बांध विरोध समिति भी बनती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? विद्यासागर नौटियाल। 1979 में वीरेंद्र सकलानी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। और 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे 76 दिन तक जो है काम रुकवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगली जो परियोजना है वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। अब यह जो परियोजना है ये उत्तराखंड और उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इससे पहले अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में एक परियोजना बनाते हैं मैसूर में, और उसके बाद जो है भारत की दूसरी होती है, और उत्तर भारत की तो ये पहली है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। और ये जो कहाँ पे है? मसूरी के क्यारकुली और भट्टा गांव में स्थित है, ठीक है। कितने हैं? 3.5 मेगावाट की ये परियोजना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसका इतिहास क्या है? कर्नल वेब के नेतृत्व में जो विलिंग हट है, इन्होंने इसका खाका तैयार करा कि इस प्रकार जो ये योजना बनाई जाएगी, परियोजना बनाई जाएगी, ठीक है। और 1907 में इसका जो है कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन आगे चल के मई 1909 में ये विधिवत रूप से इसका जो है शुभारंभ करा जाता है। इससे जो है बिजली बनानी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो कर्नल वेब है, इनके नेतृत्व में विलिंग हट ने जो इसका खाका तैयार करा, और 1907 में इसका कार्य पूर्ण हुआ, और विधिवत रूप से जो इसको प्रारंभ करा गया, शुभारंभ जो इसका 1909 में करा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो है मैसूर दक्षिण भारत में थी एक परियोजना यहाँ पे। इसके बाद जो है देश की दूसरी विद्युत परियोजना थी, विद्युत जो ग्रह था, ठीक है। और उत्तर भारत का ये पहला जो है जल विद्युत परियोजना होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली जो परियोजना है वो है लखवाड़ बांध परियोजना, ठीक है। लखवाड़ बांध परियोजना जो है देहरादून जनपद के यमुना नदी में जो है प्रस्तावित है, बन रही है वर्तमान में। और यह जो है 204 मीटर ऊंचा जो है कंक्रीट बांध बनने जा रहा है, ठीक है। कितना? 204 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, 204 मीटर जो है ये बांध बनने वाला है, और यमुना नदी पे बनने वाला देहरादून जनपद में। इसकी जो क्षमता रहेगी 300 मेगावाट की क्षमता रहेगी। और इसको जो है 2008 में राष्ट्रीय परियोजना जो है घोषित करी गई, ठीक है, 2008 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे इसको जो लखवाड़ जो बांध है, इसको जो मंजूरी है 1976 में इसे क्या मिल गई थी? मंजूरी मिल गई थी, ठीक है, मंजूरी मिल गई थी। लेकिन 1992 में, ठीक है, 1992 में जो है कार्य जो है रोक दिया गया था, ठीक है, कार्य को रुकवा दिया गया था 1992 में। फिर आगे चल के जो है ये कार्य शुरू होता है, और 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी गई। अब इससे जो लाभान्वित राज्य होंगे वो कौन से है? 6 राज्य। एक तो उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ बनी रही है। फिर दूसरा हिमाचल को भी इसकी बिजली जाएगी, इससे इसका मतलब लाभ होगा। दूसरा हरियाणा। तीसरा जो है राजस्थान है। फिर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, और दिल्ली है। तो 6 राज्यों को जो है इसका लाभ होने वाला है, चाहे वो पानी का बोलो, चाहे वो बिजली का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब इसमें जो पैसा लगेगा, इसमें जो बजट लगेगा, वो कितना कितना किसका लगेगा? तो 90% जो है केंद्र सरकार देगी यहाँ पे, और 10% जो है राज्य सरकारें जो है इसका जो है पैसा वहन करेगी, ठीक है, एक प्रकार से। क्योंकि 90% केंद्र सरकार ने उठाना है, और 10% जो है राज्य सरकार ने उठाना। अब यहाँ पे जो यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की जो ब्यासी परियोजना है, ठीक है, यमुना नदी पर एक ब्यासी परियोजना बनी है। कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। देहरादून के ये होगा लोहारी, ठीक है, लोहारी यहाँ पे गांव है, ठीक है। लोहारी गांव जो है इसमें जो है हमेशा के लिए जो है जलमग्न हो गया है, ठीक है, लोहारी गांव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस परियोजना के तहत? ब्यासी परियोजना के तहत। किस नदी पे बनी हुई है? यमुना नदी पे बनी हुई है। 120 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। तो ये जो गांव है ये जो पूर्ण तरीके से जो है जलमग्न हो गया है और डूब गया है। अगला हम देखते हैं पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर बांध परियोजना जो है भारत और नेपाल सरकार के बीच यहाँ पे एक संधि होती है, ठीक है। 1996 में जो हमारी काली नदी है, या शारदा जिसे बोला जाता है, तो इस पे ये बांध बनने वाला है। इस पे एक संधि होती है कि हम जो है नेपाल और भारत, इसका जो पानी है, इसकी जो बिजली है, मतलब इसकी जो बिजली है और पानी है वो 50-50% जो है बराबर आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो ये बनने वाली है शारदा नदी पे, या फिर बोल सकते हैं काली नदी पे।
और ये जो समझौता होता है ये होता है 1996 में। तो आपको ध्यान रखना है भारत और नेपाल के बीच। अब इसकी क्षमता कितनी है, सबसे पहले ये देखते हैं आएगी कहाँ पे। तो उत्तराखंड के तो चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद लगेंगे, और नेपाल का, और उधर से जो है नेपाल देश लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चंपावत है, यहाँ पे क्या है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ और चंपावत, और इधर जो है क्षेत्र लगता है ये नेपाल लगता है। तो यहाँ पे काली नदी पे जो है बनने वाली परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना। इस पे जो है बांध बनने वाला है, और इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 6,840 मेगावाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और दोनों देश जो है इसमें बराबर उपयोग करेगा। और इसकी जो ऊंचाई होने वाली है 315 मीटर होने वाली है, प्रस्तावित है अभी, और अनुमानित है कि 2026 में इसका कार्य पूर्ण होना जो है संभावित है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 315 इसकी ऊंचाई होगी मीटर में, और 6,840 मेगावाट की है। और कहाँ पे है, काली नदी पे बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो अन्य भी और परियोजनाएं हैं हमारी, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे किशोर बांध परियोजना है, टोंस नदी पर बनने वाली है, 660 मेगावाट में की जो है परियोजना प्रस्तावित है अभी। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो होगी 236 मीटर। ठीक है, और ये हिमाचल और उत्तराखंड में बनने वाली है। और इसमें भी ये जो टोंस नदी में बनने वाली है, तो इसमें भी क्या है, 50-50% की हिस्सेदारी होगी उत्तराखंड और हिमाचल की। ठीक है, तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा है बावला नंदप्रयाग परियोजना। ठीक है, बावला नंदप्रयाग परियोजना चमोली जिले में है, और ये अलकनंदा नदी पे है, और 300 मेगावाट की जो है योजना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अलकनंदा नदी पे चमोली में स्थित है। फिर अगली जो परियोजना है वो है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णु प्रयाग में है, ये चमोली के अलकनंदा नदी पे बनने वाली है, 400 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और ये जो परियोजना है निजी कंपनी, जो जेपी कंपनी है, ठीक है, जेपी कंपनी है, इसके द्वारा जो है बनाई जा रही है। और इसका जो 88% हिस्सा जो है यूपी को जाएगा, और बाहर बाहर मतलब उत्तराखंड को जो है 12% रॉयल्टी के रूप में जो है मिलने वाला है मात्र। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो बांध है वो है विक्टोरिया बांध। विक्टोरिया बांध कहाँ पे है, नैनीताल के भीमताल में स्थित है। और इसका जो निर्माण है 1882 को हेनरी एस्टर्ड के द्वारा इसका जो डिजाइन किया जाता है, जो ये बांध बनने वाला है। ठीक है, 1882 में हेनरी एस्टर्ड के द्वारा जो है डिजाइन किया जाता है भीमताल में विक्टोरिया बांध का। फिर अगली जो परियोजना है वो है टनकपुर परियोजना। ठीक है, चंपावत शारदा नदी पे बनी हुई है, 120 मेगावाट की परियोजना है, और 1993 से ये परियोजना बनी हुई है। फिर अगला बांध है कालागढ़ बांध। ये पौड़ी में रामगंगा नदी पर बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 128 मीटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगली जो परियोजना है मनेरी भाली द्वितीय परियोजना, ये ठीक है सेकंड है, मनेरी भाली जो है द्वितीय परियोजना है, और ये राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना है, और ये जो है 304 मेगावाट की है। ठीक है, और 2008 से जो इसे शुरू किया गया। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना तो कौन सा है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। ठीक है, उसमें नहीं होना। तो ये राज्य सेक्टर की है, जो राज्य अपने द्वारा बना रहा है। ठीक है, मनेरी भाली परियोजना। इसके अलावा कुछ और जो परियोजनाएं हैं उसको भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे चीला परियोजना है। ठीक है, एक चीला परियोजना आती है हमारी, चीला परियोजना, ये पौड़ी में पड़ती है, हरिद्वार के पास ही है। ठीक है, जो हरिद्वार के सामने पौड़ी है वहां पे है, लगभग ये 144 मेगावाट में है। ठीक है, चीला में। फिर एक हम देखेंगे जमरानी बांध। ठीक है, जमरानी बांध, जमरानी बांध जो है नैनीताल में है। ठीक, कहाँ है, नैनीताल में। और इसका जो उद्घाटन है एनडी तिवारी के द्वारा 1976 में करा जाता है। गोला, और किस नदी पे है, गोला नदी पे। ये भी आपने ध्यान रखना है, गोला नदी पे है। फिर इसके अलावा जैसे भालू बांध आपसे पूछा जाए, ठीक है, भालू बांध कहाँ है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है, रानीखेत में, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर नानक सागर है, एक नानक सागर बांध भी आता है। ठीक है, नानक सागर बांध तो आपको पता है उधम सिंह नगर में है। और इसके अलावा एक घाट पेयजल परियोजना भी पूछी जाती है। अगर घाट पेयजल परियोजना पूछी जाएगी, पेयजल परियोजना पूछी जाएगी, तो ये सरयू नदी पे है। ठीक है, सरयू नदी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं और नीतियां हम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, जैसे आरटी दास योजना है। इसमें क्या है कि इसके तहत जो है 215 सब स्टेशन या फिर रियल टाइम डेटा वगैरह एजुकेशन सिस्टम प्रणाली है, तो ये डेटा वगैरह देता है सारा इसका, तो ये योजना है। और इसकी शुरुआत जो है 4 दिसंबर 2023 को करी जाती है। एकीकृत विद्युत विकास योजना है। ठीक है, आईपीडीएस। इसके तहत क्या होता है कि 10 नगरों में, और 10 इसमें क्या होता है, 10 नगरों में 10 जो गैस इंसुलेटेड है, जो स्विच गियर है, ये जो स्थापित करे गए हैं। ठीक है,
इसके जो संस्थान यहाँ पे स्थापित करे गए 10 नगरों में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट उतना ये है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन मैं आपको सारा पढ़ा देता हूँ। उत्तराखंड राज्य सौर नीति 2023 की। अब इसके तहत क्या है कि 2027 तक, ठीक है, जो सोलर प्लांट वगैरह है हमारे, 2027 तक सोलर प्लांट के द्वारा 2500 मेगावाट की बिजली जो उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सोलर प्लांट के द्वारा, ठीक है, सोलर प्लांट जो है हमारे, उसके द्वारा 2027 तक ही हम जो है 2500 मेगावाट की बिजली जो है उत्पादित करेंगे। ये जो है लक्ष्य रखा गया था उत्तराखंड राज्य सौर नीति 2023 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है उरेडा को एक क्या करा गया है, जो लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, उरेडा को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला है पीएम जो कुसुम योजना है। इसके तहत उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार आदि में जो है 10 एचपी जो क्षमता के जो सोलर पंप है ये स्थापित करे जाएंगे। फिर अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा करी गई और अक्टूबर 2020 में ये शुरू करा जाता है। इसमें क्या होता है, जो युवा उद्यमी है, ठीक है, युवा जो उद्यमी है वो जो है 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट जो है लगा सकता है। ठीक है, तो युवाओं में रोजगार और युवाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये योजना जो है चलाई गई है कि अपने जो है रोजगार स्थापित करें। फिर अगला है मैकेंजी अनुबंध, जो ऊर्जा जरूरतों के आकलन के अनुसार जो है, जो अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, मैकेंजी, इसने जो है 2000 फरवरी 2023 में ये अनुबंध किया गया था इनके साथ। ठीक है, तो ये मैकेंजी अनुबंध है, इंपोर्टेंट उतना है नहीं है। अगला हम देखते हैं कि पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है 15 फरवरी 2024 के तहत। ठीक है, इसमें इस योजना के तहत जो है 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसमें सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। सब्सिडी कितनी देते हैं, अगर आप जो है ये सोलर प्लांट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे 1 किलोवाट का जो सोलर आप संयंत्र लगाते हैं, तो इसमें केंद्र सरकार जो अनुदान देगी वो 30,000 का देगी और राज्य सरकार अनुदान देगी 15,000 का। टोटल कितना, 45,000 का। अगर आप 2 किलोवाट का जो लगाते हैं तो इसमें 60,000 कौन देगी, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार 30,000 देगी। टोटल 90,000 का जो इसमें अनुदान दिया जाएगा। और अगर आप 3 किलोवाट से अधिक का लगाते हैं तो 78,000 जो है केंद्र सरकार इसमें जो है सब्सिडी देगी और 30,000 जो है राज्य सरकार देगी, यानी टोटल 1,08,000 जो इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि जनपदवार जो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जैसे माना उत्तरकाशी है, जनपदवार है, देहरादून में है, ठीक है, चमोली में है। तो जिले वाइज जो हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो है जल विद्युत परियोजना है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं उत्तरकाशी जनपद को। उत्तरकाशी में जो मनेरी भाली परियोजना जो फेज 1 की है और फेज 2 की भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी पे है दोनों। मनेरी भाली फेज 1 जो परियोजना है भागीरथी पे 90 मेगावाट की है, तिलोत स्थान पे, और 1983 से जो है इसका कार्य चालू है। और जो फेज 2 की जो है मनेरी भाली भागीरथी नदी पे है, लेकिन ये जो है 304 मेगावाट की है, धरासू जगह है, और ये 2008 से जो है चालू करी गई। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आप इतना भी ध्यान रखोगे कि कौन सी किस जिले में है तो वही काफी रहेगा। ठीक है, मनेरी भाली उत्तरकाशी में है, और किस नदी पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भागीरथी पे। फिर पाला मनेरी परियोजना है भागीरथी पे 480 मेगावाट की है। आराकोट त्यूनी जो परियोजना है टोंस नदी पे 81 वाट की है। जकोल सांकरी सुपी नदी पे 44 जो मेगावाट की है। और जो नेटवार मोरी है जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पे है, 60 वाट की है। लोहारी नागपाला परियोजना एनटीपीसी के अधीन आती है और भागीरथी नदी पे 600 मेगावाट की, भटवाड़ी के पास में। और करमोली जल विद्युत परियोजना टीएचडीसी के अंतर्गत है, जाड़ गंगा नदी पे 140 मेगावाट की है। और पिलंगाड जो परियोजना है पिलंगाड पे ये जो है 2.25 मेगावाट की है। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी में कौन कौन सी है, मनेरी भाली, पाला, आराकोट त्यूनी, जखोली, क्योंकि स्थानों पे है ना, ये जो स्थान जो स्थानीय नाम है यहाँ के, जैसे जखोल सांकरी है, हमें पता है उत्तरकाशी में पता है। नेटवार मोरी कहाँ है, उत्तरकाशी में, तो ये जल विद्युत परियोजना भी वहीं होगी, और जो आसपास में नदी बह रही है उस पर बनी होगी। अब नेटवार मोरी कहाँ है, टोंस नदी पे। जकोल सांकरी कहाँ है, सुपी नदी पे। आराकोट त्यूनी में कौन सी नदी आती है, त्यूनी में पता है आपको, टोंस नदी आती है, तो उस पर ही होगी। ठीक है, लोहारी जो पाला परियोजना है ये भागीरथी नदी पे है, और करमोली कहाँ है, जाड़ गंगा पे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो देहरादून में है, जो देहरादून जनपद में परियोजना है, जैसे ढकरानी। ठीक है, ढकरानी परियोजना इसका निर्माण 1965 से 70 के बीच करा गया। यमुना नदी पे ढाकपतर बैराज में कितनी है, 33 मेगावाट की है। ढालीपुर परियोजना है 1965 से 70 के बीच जो इसका कार्य चलता है, वो यमुना नदी पे ढाकपतर बैराज के साथ 51 मेगावाट की है। फिर चिबरू परियोजना है
टोंस नदी पे 240 मेगावाट, ठीक है। और खोदरी परियोजना यमुना नदी पे 120 की है मेगावाट की है। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे 30 मेगावाट की है। और ब्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे 100। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन, कि जितनी भी देहरादून में आ रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। और यहाँ से हमें बिजली उत्पादित होती है, ठीक है। यहाँ से बिजली, जैसे ढकरानी है, ढकरानी कहाँ है, डाकपत्र के पास है, यमुना नदी पे बना रखा, ठीक है। ये जो और फिर ढालीपुर कहाँ है, यमुना नदी पे। इसमें से अलग क्या दिख रहा है, छिबरो, छिबरो है भाई टोंस नदी पे, बाकी तो सारी यमुना पे ही दिख रही है ना आपको। छिबरो 1974 से 76 के बीच जो है 240 मेगावाट की है, टोंस नदी पे है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो आसपास के हैं, जैसे कुल्हाल है, पोंटा के पास में ही जो है वहां पे कुल्हाल, तो ये भी उत्तराखंड में ही आता है, यमुना नदी पे। और ब्यासी जल परियोजना है, ये यमुना नदी पे है। तो बाकी सारी यमुना नदी पे, टोंस नदी पे छिबरो है, इसको आप ध्यान रखेगा। तो बाकी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हमारा जो एक बांध है टोंस नदी पे, जो है इछारी, जो कोटी छारी बांध जिसे बोलते हैं, या इछारी बांध टोंस नदी पे बना हुआ है। और इसका जो जल है वो छिबरो और खोदरी जो पावर स्टेशन है, इसको दिया जाता है, यहाँ पे बिजली बनाई जाती है छिबरो में और खोदरी में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो इछारी बांध है टोंस नदी पे बना हुआ है, कोटी छारी बांध, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला है पौड़ी और चमोली में जो योजना है। सबसे पहले पौड़ी की देखते हैं हम लोग। पौड़ी में जैसे रामगंगा या कालागढ़ है, 1976 से 78 के बीच बनती है रामगंगा पे, वन जो 98 मेगावाट का ये। और पौड़ी में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पे 330 मेगावाट की है। तो पौड़ी में श्रीनगर में है तो अलकनंदा नदी तो आती है वहां से। और पौड़ी, अगर कालागढ़ की बात करी जाएगी तो कालागढ़ कहाँ है, कालागढ़ में तो रामगंगा ही नदी है, तो वहां पे तो इस प्रकार से जो आपको रिलेट करना है कि कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, तो और स्थानीय नाम क्या रखा गया उसका, तो आप जो इस क्वेश्चन को जो सही कर सकते हैं। फिर अगला है चमोली की, जैसे विष्णु घाट पीपल कोटी परियोजना है, अलकनंदा नदी पे 444 मेगावाट की है। और चमोली में ही तपोवन विष्णु घाट परियोजना है, धौली गंगा नदी पे 520 मेगावाट की है। और चमोली के जो लाटा तपोवन परियोजना है धौली गंगा पे 171 मेगावाट की है। और चमोली में मलेरी जो झेलम परियोजना है, और झेलम तमक परियोजना है, या फिर घोना ताल परियोजना है, ये सारी की सारी कहाँ है, चमोली में है। और चमोली में ये क्या है, नंद प्रयाग लांग जो लंगासु परियोजना है, ये भी अलकनंदा नदी पे 100 मेगावाट की। तो चमोली से आप ध्यान रख सकते हैं विष्णु घाट जो परियोजना है, मनेरी झेलम परियोजना है, और नंद नंद प्रयाग लंगासु परियोजना है, ठीक है। और विष्णु घाट पीपल परियोजना ये भी चमोली में है। आगे चलते हैं, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में जो परियोजना है उनके बारे में देखते हैं। जैसे पिथौरागढ़ में कालिंका दंतु परियोजना काली नदी पे 230 मेगावाट की, ठीक है। कालिंका दंतु परियोजना काली नदी पे 230 मेगावाट की है। और पिथौरागढ़ में जो है बोकांग बेलिंग परियोजना है 330 मेगावाट की। और मपंग बेगुडियार, ठीक है, उर्थिंग सोबरा, ये सारी की सारी धौली गंगा और गौरी गंगा पे स्थित है पिथौरागढ़ में। फिर रुद्रप्रयाग की जो है, जैसे सिंगोली भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी नदी पे, क्योंकि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आती है मेन, ठीक है, जो यहाँ पे बहती है मंदाकिनी नदी। और रुद्रप्रयाग में जो फाटा भूयांग परियोजना है 76 मेगावाट की, या फिर रामबाड़ा परियोजना है, ठीक है, ये किस नदी पे है, मंदाकिनी नदी पे ही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। जैसे उधम सिंह नगर में खटीमा बांध है 1955 में शारदा नदी पे बना है, 41 मेगावाट का है, ठीक है। तो खटीमा बांध शारदा नदी पे, लोहिया हेड बांध शारदा नदी पे, और पथरी, ठीक है, ये क्या है, हरिद्वार में पथरी, ठीक है। पथरी जो परियोजना है वो जो है गंगा नदी पे है, हरिद्वार में 20 मेगावाट की। और हरिद्वार में जो है मोहम्मदपुर परियोजना है गंगा नदी पे, ये ठीक है 9 मेगावाट की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि नदी तट पर बसे जो विभिन्न शहर है, यहाँ पे स्थल है, कौन कौन से नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, यहाँ से भी कई बार जो है प्रश्न उठा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे, ठीक है, ये कुछ ही नदियों में जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, लेकिन आपको ध्यान इसमें से जो है इम्पोर्टेंट है वो रखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे भागीरथी नदी है, तो इसके किनारे जो है कौन से शहर या स्थल है, जैसे लंका आता है, गंगनानी आ गया, मनेरी आ गया, भटवाड़ी आ गया, सारे किसमें है? भागीरथी में। सूखी झाला आ गया उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जो शहर है वो भी, ठीक है, हर्षिल आ गया, चिन्याली सोन आ गया, डुंडा जो आ गया, ठीक है, उत्तरकाशी का, और गणेश प्रयाग जो पुरानी टिहरी का है, ये सारे के सारे कहाँ है, भागीरथी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यमुना नदी। यमुना नदी में लाखा मंडल आ गया,
नैनबाग आ गया, नौगांव आ गया, ढामठा आ गया, डाकपत्र आ गया, जानकी चट्टी आ गई और हनुमान चट्टी आ गई। कहाँ कहाँ से बह रही है ये भी आपको अनुमान लगाना है। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होने वाली है वो हमारी नदियों पे ही होने वाली, नदी तंत्र पे होने वाली। वहां से आपको जो है सारी नदियां कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो जैसे यमुना नदी है, लाखा मंडल, नैनबाग, नौगांव, डामटा, डाकपत्तर, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी। ठीक है, और गंगा नदी भाई हरिद्वार, ऋषिकेश, कनकल, कोडियाला, शिवपुरी, देवप्रयाग, मुनिकीरेती, चिल्ला। क्योंकि गंगा जो नदी है, भागीरथी तो आ रही है, ठीक है, लेकिन गंगा कहाँ से बोली जाती है? देवप्रयाग से। तो उसके बाद के जो शहर है वही हम गंगा नदी के तट पे जो है मानेंगे। जैसे देवप्रयाग, मुनिकीरेती, चिल्ला, कोडियाला, कनकल, हरिद्वार, ठीक है, और ऋषिकेश। फिर आती है अलकनंदा नदी। ठीक है, चमोली में बहती है नदी। ठीक है, बद्रीनाथ जो है हमारा, माणा है, ठीक है, गोविंद घाट है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, श्रीनगर है, ठीक है, और पांडुकेश्वर और गोचर। यहाँ पे कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। देख लेते हैं एक बार फिर। अलकनंदा नदी चमोली में जो स्थान है, ठीक है, वहां पे जो है अलकनंदा नदी के तट पे ही स्थित होंगे। जैसे बद्रीनाथ है, अलकनंदा, माणा है, अलकनंदा। ठीक है, वो अलग बात है कि माणा में दो नदियां मिल रही होगी, वो हम आगे देखेंगे संगम कौन सा कहाँ हो रहा है, लेकिन मेन जो नदी आ रही है तो वो अलकनंदा है। जैसे गोविंद घाट है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, श्रीनगर है, पांडुकेश्वर है और गोचर है। फिर अगला है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में आती है ना, तो ध्यान रखना। जैसे केदारनाथ है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है, मंदाकिनी। अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में है। तिलवाड़ा, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, रामबाड़ा, ठीक है, गौरीकुंड, भटवाड़ी, सीतापुर और सोनप्रयाग। तो यहाँ पे कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी नदी आ रही है। फिर अगली जो नदी आती है काली नदी। जैसे गुंजी, जिप्ती, तवाघाट, धारचूला, टनकपुर, बनबसा। तो ये सारे के सारे जो है काली नदी के तट पर स्थित है। फिर अगली आती है गोला नदी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो छोटी नदियां हैं नीचे, यहाँ से प्रश्न उठा दिए जाते हैं। जैसे गोला नदी है, रानी बाग है, हल्द्वानी है, काठ गोदाम है, किच्छा है, लाल कुआं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि गोला नदी के तट पे जो है कौन से यहाँ पे जो है शहर स्थित है। ठीक है, गोला नदी तट पे। तो गोला नदी के तट पे रानी बाग, हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा और लाल कुआं। फिर कोसी नदी, कोसानी, खैरना, सोमेश्वर, बेतालघाट और रामनगर। तो रामनगर जैसे आप ध्यान रख सकते हैं, कोसानी ध्यान रख सकते हैं, कोसी नदी के तट पे खैरना, सोमेश्वर, बेदा। और सरयू नदी के तट पे बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट। तो ये सारे सारे जो सरयू नदी के तट पे स्थित है। कौन कौन से है सरयू नदी के तट पे? बैजनाथ है, बागेश्वर है, कपकोट है। ठीक है, अगली जो कुछ और नदियां हैं, जैसे रुड़की, सोनाली जो सोलानी जो नदी है उसके तट पे है। कोटद्वार खो नदी के तट पे इंपोर्टेंट है। प्रतापनगर जलकूट या जलकूर नदी के तट पे है। ठीक है, और काशीपुर ढेला नदी के तट पे है। और हर्षिल जो है जलंधरी नदी के तट पे है। तो आप जो है इतना इतना ध्यान रखिएगा नीचे का। ठीक है, ये वाला सारा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये जैसे एक तो गोला नदी होगी, तो जो यहाँ पे जो शहर है यहीं से जो है क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोला नदी, ठीक है, कोसी, सरयू और ये सारी की सारी नदियाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। ठीक है, आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको जो है बहुत कुछ जानने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।